Hello everyone, welcome to the 12th lecture of Introduction to Computing with C++. आज के लेक्चर में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, कितनी हैं। इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात आई गेस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थोड़ी बहुत की थी, लेकिन आज इसको इन डेप्थ थोड़ा सा डिस्कस करते देखते हैं। अच्छा, बिफोर डाइविंग इनटू द टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि कंप्यूटर प्रोग्राम किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लिखते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने कंप्यूटर से। एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है कि जब आप ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको मैं कह रहा हूँ, जब कंप्यूटर इसको मेमोरी में लोड कर लेता है और इंस्ट्रक्शंस को सिक्वेंशियल ऑर्डर में रन करना शुरू करता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन हो रही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये टर्म भी अब आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका, वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। अब मशीन लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर ही आप प्रोग्राम लिख के तो कंप्यूटर को आप प्रोवाइड करते थे और कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। तो उसकी कुछ एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे उस दौर में हमारे पास ये पंच कार्ड्स अवेलेबल होते थे। अब पंच कार्ड्स में आप डिफरेंट होल्स करते थे इन ऑर्डर टू क्रिएट योर प्रोग्राम। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये मशीन इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, जो कि हम इस पंच कार्ड के अंदर जो है ना पंच कर सकते थे, और इसको पंच करने के लिए आपके पास डिफरेंट मशीन्स होती थी, जिसमें एक पंच कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए पंच कार्ड राइटर होते थे, फिर इसको रीड करके और फिर कंप्यूटर में लोड करने वाले कुछ मशीन्स होती थी कि ये वाले पंच कार्ड्स आप उस मशीन में डालते थे, और वो बेस्ड ऑन दीज होल्स, जहाँ पे उसको होल्स मिलते थे और उस बेस के ऊपर वो इंटरप्रेट करता था कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और वो अपनी मेमोरी में ये प्रोग्राम्स को लोड कर लेता था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना टीडियस प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान किस तरीके से बनाया गया, बाय असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या थी कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस जो आप प्योरली मशीन कोड के अंदर लिखते थे, इसमें कुछ हद तक ह्यूमन रीडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया गया। अब जैसे यही वाली जो इंस्ट्रक्शन है जो हमारे लिए अभी हमें नहीं पता कि ये क्या कर रही है, इसी का जो असेंबली वेरिएंट है वो कुछ ये लिखा हुआ है कि मूव AL, और उसके बाद कोई हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो AL है ये क्या है मेरे पास, ये मैं एक प्रोसेसर के रजिस्टर को रेफ़र कर रहा हूँ। हमारे प्रोसेसर में डिफरेंट एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैं अगर कहूँ कि AL है, फिर BL है, समथिंग लाइक दैट। तो इन L से और इसी तरीके से AX से भी आप इनकी ना कुछ साइज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं। तो जो आपका प्रोसेसर होता है ना, नॉर्मली 32 बिट प्रोसेसर भी आपके पास होते हैं, जिसमें ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का साइज़ 32 बिट होता है। 64 बिट प्रोसेसर्स भी आपके होते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर मॉडर्न प्रोसेसर्स इसी तरीके से आ रहे हैं 64 बिट के अंदर। तो मैंने अब यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये कर रही है कि ये नंबर जो है हेक्स में 61, इसको लोड कर दो हमारे रजिस्टर AL के अंदर। तो और ये 61 हेक्स जो है ये 97 वैसे डेसिमल में बनता है, तो ये बेसिकली 97 जो है हम रजिस्टर में लोड कर रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देख के कब कुछ समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी अब अंडरस्टैंडेबल तो नहीं है बाय कंप्यूटर सिस्टम्स। आपने इसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड असेंबलर। तो असेंबलर जो है इस कोड को आपके वापस मशीन लैंग्वेज के कोड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि जो ये इंस्ट्रक्शन सेट्स हम यहाँ पे बने ना, या आप इवन के मशीन लैंग्वेज के अंदर भी ये जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं ये वेरी करते थे, डिफरेंट हार्डवेयर के लिए डिफरेंट होते थे। फॉर एग्जांपल इंटेल के लिए ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट है, AMD के लिए डिफरेंट हैं, MIPS के लिए डिफरेंट है। तो यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चल सकता था। तो ऑल्दो ह्यूमन रीडेबिलिटी तो किसी हद तक आ गई, लेकिन पोर्टेबिलिटी नहीं थी। आपने अगर इंटेल के लिए एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया और अगर आपने AMD के लिए भी डेवलप करना है, तो यू हैव टू री राइट द प्रोग्राम फॉर दैट हार्डवेयर। अब बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अभी जो ऊपर हमने जो इंस्ट्रक्शन देखी थी, जो मूव
AL और उसके बाद हमने उसमें 061 हेक्स जो है ये हमने लिखा था। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर मैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूं तो ये हम बेसिकली A = 97 की बात कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर रही है। इसी तरीके से ये एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के आपको नज़र आ रहे होंगे, लाइक यूजिंग, नेम स्पेस, मेन है, रिटर्न है। तो ये काफ़ी रीडेबिलिटी आपके पास अब आ गई है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम हैं वो भी तो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम को समझ में नहीं आ सकते, आपको इसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, ये हाई लेवल प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है उसको लेगा। सोर्स कोड हम बेसिकली जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने एक टेक्स्ट फाइल में लिखी हुई है ना, उसको हम सोर्स कोड कहेंगे। ये जो अभी हमने नीचे एग्जांपल देखी थी, ये बेसिकली ये पूरा सोर्स कोड है, हमारे प्रोग्राम का सोर्स कोड है। सो सोर्स कोड को कंपाइलर जो है यूज़ करते हुए कंपाइल करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल प्रोड्यूस कर देगा। सो एग्जीक्यूटेबल जो है वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम एक बेसिकली इसकी एग्जी फाइल बन गई जिसको आप कहते हैं, और ये आपका हार्डवेयर जो है ना इसको चला के जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट उस प्रोग्राम में लिखे गए हैं वो प्रोड्यूस करके आपको देगा। इसको थोड़ा सा ज़रा इन डिटेल और भी देखा जाए, जब आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वो सारा का सारा प्रोग्राम किसी एक ही टेक्स्ट फाइल के अंदर नहीं लिखा जाता। जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए मल्टीपल फाइल्स के अंदर सोर्स कोड पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारी एक फ़ाइल हो सकती है a.cpp जिसमें C++ का कोड लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से हमारी एक फ़ाइल हो सकती है b.cpp। इसी तरीके से हमारे पास कोई एक फ़ाइल हो सकती है लेट्स सपोज m.cpp। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, इन तीनों फाइल्स को कंपाइल करेगा और इन तीनों के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करेगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ कोड होता है जिस तरीके का असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है। उसके बाद एक दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम लिंकर कहते हैं। तो लिंकर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कोड, जहाँ पे मैं जो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि a.o बन जाएगा, फिर या m.o बन जाएगा, b.o बन जाएगा। अब ये सारे जो प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट कोड आपके जनरेट हुए ये लिंकर के पास जाएंगे। लिंकर जो है ना इनको लिंक करके अगेन आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बना देगा, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी और आपका प्रोग्राम जो वो चल पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें जो प्रॉब्लम हमें पोर्टेबिलिटी का हमने डिस्कस किया जो असेंबली लैंग्वेज के साथ आया था, क्या वो वाली चीज़ यहाँ पे इरेडिकेट हुई? जी हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से कि जो कंपाइलर होगा ना हमारा, अब वो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड हमें जनरेट करके देगा। तो अगर आपने इंटेल के लिए या मिप्स के लिए या AMD के लिए अपनी एग्जी जनरेट करवानी है तो ये बेसिकली वो चीज़ आपको अपने सोर्स कोड में हैंडल नहीं करनी पड़ेगी। कंपाइलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरहुड प्लेटफॉर्म, और वो उस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो चीज़ें हैं उसके ऑब्जेक्ट कोड को उसी हवाले से जनरेट करेगा और फिर आपका मशीन कोड जनरेट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपके पास ये आ गया, आपका कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में नॉट ओनली इट इज़ ह्यूमन रीडेबल बट आपकी पोर्टेबिलिटी भी जो है ना इससे इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, कंपाइलर के अलावा ना एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। अच्छा, इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली हमारी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। जैसा कि उनमें से एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे पास जो एक जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जो कंपाइल्ड होने वाली लैंग्वेजेस हैं उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो हम C या C++ को हम क्या देते हैं। अब इनमें फ़र्क ये होता है कि जब आप C या C++ में कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, और कंपाइलर बेसिकली उसको सारे को कंपाइल करके अगर लिंक करने की ज़रूरत है तो लिंक करके तो एक एग्जीक्यूटेबल आखिर में जनरेट कर देता है। अब आपने जब भी इस प्रोग्राम को रन करना है तो यू जस्ट नीड टू
प्रोवाइड दिस एग्जीक्यूटेबल टू योर कंप्यूटर। आपको दोबारा से वो सारा सोर्स कोड और ये सारा प्रोसेस उसका कंपाइलेशन का ये वन टाइम प्रोसेस होता है, बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोर्स कोड को अब डिस्कार्ड भी अगर कर दें या उस मशीन से हटा भी दें, लेकिन एग्जीक्यूटेबल अगर वहाँ पर पड़ी हुई है तो यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। ऑन द अदर हैंड जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है कि यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है ये बेसिकली लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर जो है ना उसको इंटरप्रेट करता है और हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहता है। तो ये बेसिकली कंपाइलर के कंपैरेटिवली कुछ इनएफिशिएंट तो है इस लिहाज से, और इसमें आपको जब भी आपने एग्जीक्यूशन करनी है तो आपको एक्चुअल सोर्स कोड चाहिए आपका। और लास्ट में अगेन आप अगर पोर्टेबिलिटी के फैक्टर को आप डिस्कस करें तो इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी कोड है आपने उसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे लेके जाना। 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक इंटेल का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ये x86 की जो फैमिली है ये इंटेल प्लेटफॉर्म है, ये पावर पीसी है और ये मिप्स है। तो आप उसी हिसाब से कंपाइलर जो है वो यूज़ करेंगे और वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी रिक्वायर्ड कोड होगा वो जनरेट करके आपको उसकी एग्जीक्यूटेबल दे देगा। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।